हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन हमारे इंडियन इकोनॉमी के कोर्स में शेट फॉर सिविल सर्विसेज के। थीम 3 आज हम शुरू करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर एंड सोवरेन रेटिंग्स। थीम 3 थीम 2 का कंटिन्यूएशन है। थीम 2 में हमने क्या पढ़ा? फिस्कल पॉलिसी एंड ग्रोथ, है ना। उसका हम एक आइडिया हमने जो लास्ट सेशन में भी, अगर आपने देखा हो लास्ट सेशन, तो हमने उसमें एक सोवरेन रेटिंग का कॉन्सेप्ट छोड़ा था, जो मैंने कहा था थीम 3 में डिस्कस करेंगे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले रिकैप कर लेते हैं लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा। हमने शुरुआत किया डिस्कशन ऑन द फिस्कल पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात की। असफुद्दौला, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला, तो इमामबाड़ा की थोड़ी स्टोरी सुनाई। फिर हमने बात की कि बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का काम क्या है, जो हम थीम 1 से देख रहे हैं, चीजों को डिफेंड करना। डिफेंड क्या किया है उसने सेकंड थीम में? उसने सेकंड थीम में डिफेंड किया कि भाई जो गवर्नमेंट ने डेट लिया है, जो फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ा हुआ है, चिंता मत करो उसकी इतनी। बोरोइंग करने पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि आपकी रिकार्डियन इक्विवेलेंस, कि लोग कंजम्पशन नहीं करते हैं, क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ये एक इशू है। और तीसरा, जो बाहर की जो सोवरेन रेटिंग इंडिया की कम हो जाएगी। ये 3-4 इश्यूज हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने चैप्टर नंबर 2 में इन दोनों को तो डिफेंड कर लिया। चैप्टर 2 में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिकार्डियन इक्विवेलेंस सेट ही नहीं होगा, कंजम्पशन कम नहीं होगा, चिंता मत करो, इकोनॉमी विल रिकवर। ठीक। उसने कहा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द जो हमें डेट पे इंटरेस्ट देना है, वो रिलेटिवली ग्रोथ रेट से कम है, इसलिए ओवरऑल हमारे लिए सिचुएशन ठीक है। तो ज्यादा डेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया का डेट प्रोफाइल काफी अच्छा है, जो हम आज भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि डेट प्रोफाइल काफी अच्छा है। एक्सटर्नल डेट काफी कम है, फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंस काफी कम है, एक्सचेंज रेट रिस्क काफी कम है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम डेट है वो इंटरनल डेट है, हम भारत के अंदर से ही उठाया हुआ है, बाहर से नहीं उठाया हुआ है, तो इसलिए उसमें भी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बात यह है कि रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंस फिट नहीं होता इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो डेवलपिंग, वो कुछ उसकी एजम्पशंस है, वो एजम्पशन हम पे फिट नहीं होती। और चौथा, क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर है, वो भी फिट नहीं होता भारत के कॉन्टेक्स्ट में। और उन्होंने प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को भी साथ में रखा, पिछले 20-30 साल के डेटा को दिखा के प्रूफ किया ये। ठीक। एक चीज छूट गई थी, जो कि थी ये वाली, इंपैक्ट ऑन द सोवरेन रेटिंग्स। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। जब कोई कंट्री बहुत बोरो करती है, डेट बहुत ले लेती है, तो 3 एजेंसी हैं दुनिया की, वो क्या करती हैं? सोवरेन को रेट करती हैं, हर कंट्री को रेट करती हैं कि इस कंट्री की कितनी औकात है अपने डेट को वापस करने की। जैसे यूएसए है, वो अपना डेट आराम से वापस कर सकता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हर कंट्री की स्टेबिलिटी अलग अलग है, पाकिस्तान की सोवरेन रेटिंग अलग होगी, भारत की अलग होगी। इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि आपका, जैसे मान लीजिए अगर आप यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब वर्सेस यू आर वर्किंग इन अ वेरी फ्रेजाइल प्राइवेट सेक्टर जॉब। प्राइवेट सेक्टर में फ्रेजाइल, प्राइवेट सेक्टर फ्रेजाइल मतलब ज्यादा इनकम नहीं है, तो इनको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, और इनको लोन देने में बहुत रिस्क है, क्योंकि ये हो सकता है लोन रिटर्न ना करें। तो दोनों ही इंसान का क्रेडिट प्रोफाइल अलग अलग है। सिमिलरली हर कंट्री का क्रेडिट प्रोफाइल अलग अलग है, हर कंट्री की अपने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अलग अलग हैं। अब एक कंट्री अगर कोई बोरो ज्यादा करती है, तो इन सब डरों के अलावा, ये डर तो है ही है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा डर है कि सोवरेन रेटिंग कम हो जाएंगी, कि भाई मूडी, फिच और एसएनपी क्या करेंगे? आपकी कंट्री की सोवरेन रेटिंग को कम कर देंगे। सोवरेन रेटिंग को कम करने का मतलब क्या है, ये सब हम डिटेल में आज समझेंगे। अब इकोनॉमिक सर्वे ने इन सबको तो डिफेंड कर लिया, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा। इस सेशन में, इस चैप्टर नंबर 3 में इकोनॉमिक सर्वे अब इस चीज को डिफेंड करेगा। चलिए, फिर हमने लास्ट सेशन में बात की पॉलिसी इंप्लीकेशंस की। पॉलिसी इंप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत को अपनी काउंटर साइक्लिक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को अपनाना चाहिए, और अभी शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यही करना चाहिए, और ज्यादा डेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, पर फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम उस चीज के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत ढंग से समझाता है। आते हैं अपने तीसरे
थीम पर। ये दोनों ही थीम काफी अलग हैं, काफी रिलेशन नहीं है, दोनों एक्सटर्नल सेक्टर की बात करती हैं, पर आपकी वॉल्यूम 1 में बात करती है सोवरेन रेटिंग्स के लिए, और वॉल्यूम 2 में कुछ फैक्चुअल चीजों पे डिस्कशन है, कुछ फैक्चुअल चीजों पे डिस्कशन है आपका वॉल्यूम 2 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस सेशन को हम एसेंस में पहले समझते हैं, जैसा हम हर सेशन में करते हैं कि स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। सोवरेन रेटिंग की बात आई तो इकोनॉमिक सर्वे एंड में यही कहता है कि आप डेट लोगे, उसने कह दिया आप डेट लो, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर डर लग रहा है कि सोवरेन पॉलिसी, सोवरेन रेटिंग कम हो जाएगी भारत की, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो कहता है इसलिए, वो पूरे एनालिसिस करके ये बताता है कि ये सोवरेन रेटिंग बायस्ड है भारत के लिए, भारत के लिए स्पेशली ये बायस्ड हैं, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं भारत के माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को। और ऐसा नहीं है ये अभी की बात है, ये पिछले 20 साल में इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि लास्ट 20 to 25 ईयर्स भारत को जस्टिफाई नहीं किया है, मतलब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बायस और प्रेजुडिस है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अंदर। तो बहुत ज्यादा समस्या है इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, जिस तरीके से काम करती हैं, जिस तरीके से स्पेशली ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ डील करती हैं। फिर बताता है कि नहीं, भारत के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स काफी स्ट्रांग हैं, देयर स्ट्रांग। एक कोरिलेशन ये भी दिखाने की कोशिश करता है इकोनॉमिक सर्वे कि जब कभी इन रेटिंग्स ने हमें ऊपर या नीचे किया, बहुत बार किया, ऊपर भी किया नीचे भी किया, उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आया। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है एंड में, जो मैं अभी आपको समरी में बता देता हूं, कि इकोनॉमी पे फर्क नहीं आया बिकॉज हमारे माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे, इसलिए इन्होंने रेटिंग ने जो किया उसमें फर्क नहीं आया। पर हां, एक चीज में फर्क आया, दैट इज एफपीआई एंड एफडीआई फ्लोज, क्योंकि ये फ्लोज काफी हद तक डिपेंड करते हैं आपके सोवरेन रेटिंग्स पर, परसेप्शन पर। तो भले ही कई चीजों में फर्क नहीं आया, जैसे कि सेंसेक्स में कहते हैं, गवर्नमेंट यील्ड में कहते हैं, और कई चीजें पैरामीटर देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हाँ एफडीआई और एफआई फ्लोज में फर्क आया। इसलिए हमें चिंता करनी चाहिए सोवरेन रेटिंग की, इसलिए इन सोवरेन रेटिंग को ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। अगर आप फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर पिछले 2-3 साल के, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज अपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाने की सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी यही बात थी, कोई नई बात नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बायस्ड हैं, दे आर बायस्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इट्स बीन वेल एस्टैब्लिश्ड, एंड दैट्स व्हाई द ब्रिक्स कंट्रीज पहले ही सोच रही थी कि भाई हमें क्या लाना चाहिए, अपना एक ब्रिक्स का खुद का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाना चाहिए। तो ये ओवरऑल एसेंस है आपके इस चैप्टर का। चलिए अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। जून 20 की बात है, जून 2020, मूडी ने भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, मूडीज ने फिर से Baa3 कर दिया जून में। अब ये पैंडेमिक का टाइम था, मूडी ने कर दिया। अब 2017 में भी मूडी ने भारत की रेटिंग को अप किया था, Baa2 कर दिया था। तब भारतीय सरकार बहुत हैप्पी हुई, बहुत सारे आर्टिकल्स, अगर आप उस समय तैयारी कर रहे हो आपने भी पढ़े होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आए कि इंडिया इन इकोनॉमी इज डूइंग सो गुड एंड एवरीथिंग इज सो गुड, देखो डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन मूडी ने हमारी रेटिंग को ये कर दिया वो कर दिया, बहुत हैप्पी। बट अभी मूडी ने कम कर दिया, देन वी आर क्रिटिसाइजिंग द सीआरए। मैं हाइपोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक सेंटिमेंट्स की बातें कर रहा हूं। फिर क्या हुआ नेक्स्ट मंथ, आपके आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो G20 का एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर निर्मला सीतारमन गई और उन्होंने बोला कि भाई ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में बहुत दिक्कत है। उन्होंने कहा कि डाउनग्रेड जो कर रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पैंडेमिक के अंदर, ये हमारे पॉलिसी ऑप्शंस को लिमिट कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रो साइक्लिसिटी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये टर्म आपको समझना है, प्रो साइक्लिसिटी of credit rating agency downgrades the rating agency was an issue in the current times, especially with regard to the deterrent impact on the policy options in the emerging economies। ये निर्मला सीतारमन ने बोला। और अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा फुल फ्लैश चैप्टर लेकर आया इस चीज पर।
इस चीज को एनालाइज करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। डिस्कशन शुरू होता है बॉक्स नंबर 1 से, जो बताता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग ही क्या होती है। बहुत आसान सी बात है, जैसे आपके क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, आपके जो हर इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर होता है जिसकी बेसिस पे उसको लोन मिलता है, जिसकी बेसिस पे उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको क्या होगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको लोन थोड़ा महंगा मिलेगा क्योंकि आप एक रिस्की आदमी हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो क्या होगा, आपको लोन रिलेटिवली सस्ता मिलेगा। ठीक, तो सोवरेन क्रेडिट एजेंसी सीक्स टू क्वांटिफाई इशूअर्स एबिलिटी टू मीट इट्स डेट ऑब्लिगेशन। भारतीय सरकार कुछ पैसा ले रही है, क्या वो अपने पैसे को चुका सकती है कि नहीं, नेपाल सरकार अपने पैसे को चुका सकती है कि नहीं, उस चीज की ऑब्लिगेशन को बोलते हैं उस जिस चीज से उसको रेट किया जाता है उसको बोलते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। When favorable, these can facilitate country access to global capital markets and foreign investment. जब किसी भी कंट्री के लिए फेवरेबल हो जाए क्रेडिट रेटिंग्स, तो भारत बाहर से लोग इस कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस इस कंट्री में बढ़ेगा कि हाँ भाई ये अपने अपने सब काम को ढंग से पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली दो चीजों में देखा जा सकता है, सोवरेन क्रेडिट एजेंसी ब्रॉडली रेट द कंट्रीज ईदर एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्पेकुलेटिव ग्रेड। एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है और एक स्पेकुलेटिव ग्रेड है। इस इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या है, गुड थिंग्स, अच्छी कंट्री बढ़िया कर रही है, कर देगी अपने डेट को पूरा। स्पेकुलेटिव ग्रेड आर द कंट्रीज विच हैव हायर लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट ऑन द बोरोइंग्स, कि बोरोइंग लेके डिफॉल्ट कर दे, उस पर पैसे वापस ना करें। ठीक, तो ये है आपकी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आपकी तीन मेनली हैं, फिच, मूडी एंड S&P। अब इनके बारे में डिटेल आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक मन हो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इट्स इन द PDF कि किस बेसिस पे वो क्या क्या रखती हैं, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट से पूछा जाए तो भी किसी काम का नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए इतना मोर देन इनफ है ना। चलिए अब ये थोड़ा ये समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई हर कंट्री को इस तरीके से रेटिंग दी जाती है, AA, मूडी इस तरीके से देती है, फिच एंड SP इस तरीके से देते हैं। भारत की पोजीशन मूडी में भी कहां है, Baa3, यहां से वो यहां आ गई, पहले यहां से वो यहां किया 2017 में, फिर यहां से यहां किया। इसके हल्का सा भी नीचे आएगी तो दिक्कत है, दैट्स द रीजन। यहां तक ठीक है, बस इसके और नीचे आएगी और भी अगर गिरा दिया किसी ने तो बहुत दिक्कत आ जाएगी भारत को। तो इसी बात से इकोनॉमिक सर्वे नाराज है, इसी बात से इंडियन इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट भी नाराज है। इकोनॉमिक सर्वे इन एसेंस क्या कहता है ये देखिए, कहता है भारत का केस देखिए, सोवरेन क्रेडिट एजेंसी वर्सेस द इकोनॉमिक फंडामेंटल। उन्होंने कहा भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। वो कहता है आप कंपेयर कीजिए और बताइए क्या इस फंडामेंटल पर क्या हमें इतनी पूरी सोवरेन रेटिंग देनी चाहिए, हमारी सोवरेन रेटिंग इतनी पुअर है। तो क्वेश्चन दिस बेसिक प्रेमाइस। कहते हैं कि भारत की आप हिस्ट्री देख लो, हमारी जीरो सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री है। हमने आज तक जब किसी से लोन लिया है हमने हर किस्त को वापस किया है। वी हैव मेट ईच एंड एवरी वन ऑफ अवर डेट ऑब्लिगेशन। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमने कोई लोन लिया और हमने उस किस्त नहीं दी। वी हैव नॉट पेड द डेट ऑब्लिगेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था इंडिया का डेट प्रोफाइल। इंडिया का डेट प्रोफाइल आप देख लीजिए, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट कितना कम है। हमने पढ़ा था 2.7% ऑफ द GDP, केवल ओनली 6% ऑफ द सेंटर्स बोरोइंग। फिर कंफर्टेबल साइज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, $584 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी सोवरेन रेटिंग इतनी पुअर है, बहुत बुरी बात है। तो सर्वे क्या रिकमेंड करता है, फिस्कल पॉलिसी को चिंता नहीं करनी चाहिए इन बायस्ड रेटिंग्स की। ये बहुत एसेंस में PIB ने इस तरीके से डिफाइन किया। चलिए अब ये बस जस्टिफिकेशन की बातें हैं। नेवर इन द हिस्ट्री फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, कोई भी कंट्री जब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई, कोई भी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, एनी कंट्री, तो उस फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की इतनी बुरी रेटिंग आज तक नहीं हुई। इसको वो चार्ट बना के दिखाता है। ये चार्ट आप देखिए, जब कंट्री, ये चार्ट है बेसिकली फिफ्थ
लार्जेस्ट इकोनॉमी का, जो हर साल कोई ना कोई रही होगी, जैसे 1994 में कोई और कंट्री रही होगी, चाइना बनी आपकी 2004-5 में, भारत बनी 2019 में। तो जब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की मार्केट बेस पे जीडीपी से, उसकी सोवरेन रेटिंग इतनी पुअर आज तक नहीं रही, केवल 2 टाइम देखा जा सकता है, चाइना और इंडिया के। बाकी आप देख लीजिए, मान लीजिए फिफ्थ, मैं हाइपोथेटिकली दे रहा हूं, उस समय फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी लेट से इटली रही होगी, तो इटली की आप रेटिंग देख लीजिए, कितनी अच्छी रेटिंग है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट केवल बस चाइना और इंडिया जब आए तभी उन्होंने गड़बड़ की। ये क्या दिखाता है? बायस, बायस्ड अगेंस्ट द इमर्जिंग कंट्रीज इन द सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत ने जैसे ही इंटर किया, उस समय उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए थी, पर नहीं है। सिमिलरली पीपीपी पे भी वही बात दिखाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस डायग्राम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पॉइंट यही दिखाने की बात है कि कितना बायस है। अब इकोनॉमिक सर्वे बॉक्स 2 में कुछ कुछ कोट करता है लिटरेचर को, हमको कैसे यूज करना है, बिकॉज हमारा फोकस किस पे है? एप्लीकेशन पे। इकोनॉमिक सर्वे कुछ लिटरेचर पे फोकस करता है और बताता है कि इन लिटरेचर्स ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। ठीक, हमारा काम क्या है इससे? हमें एप्लीकेशन में लिखना है, मेंस में हम जो आर्ग्यूमेंट देंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ क्या इश्यूज हैं, आप इन आर्ग्यूमेंट्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस स्टार्ट। CRA एग्रीवेटेड द ईस्टर्न एशियन क्राइसिस। ईस्टर्न एशियन क्राइसिस को किसने बढ़ाया? CRA ने, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या किया? पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि वो कंट्रीज गड़बड़ करने जा रही हैं, फर्स्ट फेलिंग टू प्रिडिक्ट। और एक बार जब उन्होंने गड़बड़ करना शुरू कर दी, जब एक बार एक इकोनॉमी प्रॉब्लम आनी शुरू कर दी, तो उन्होंने एक्सेसिव उनकी ग्रेडिंग बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तरीके से कम कर दी, एक्सेसिवली कंजर्वेटिव कर दिया उनको। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमी रिकवर कर, मतलब मान लीजिए इकोनॉमी में डाउन टर्न आया, तो डाउन टर्न आने में, ये देखिए, ये डायग्राम समझिए, डाउन टर्न आया और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की वजह से वो डाउन टर्न और बढ़ गया, ये हो गया। तो इसको, इसी को बोलते हैं प्रो साइक्लिक नेचर। जब डाउन टर्न आ रहा है तो आपने उसको और कह दिया कि नहीं नहीं ये तो और खराब हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो समस्या और एग्रीवेट हो गई। तो इट वर्सन द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऑफ दीज कंट्री and affected the supply of the international capital to these countries. ठीक, नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ द प्रो साइक्लिसिटी और भी स्टडीज की गई। उन्होंने बताया कि सोवरेन क्रेडिट एजेंसी टेंड टू बी रिएक्टिव स्पेशली फॉर द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। ये बायस है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के लिए। वो क्या करते हैं? डाउनग्रेड अगर करना है दो कंट्रीज को, मान लीजिए ये हाई वेस्टर्न इकोनॉमी और ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वेस्टर्न इकोनॉमी को डाउन करना है तो इतना करेंगे, अगर एक ही सेम चीज हो रही दोनों के साथ, इतना डाउन करेंगे, इनको इतना डाउन कर देंगे, तो उनको क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनग्रेड ज्यादा होगी और एक्सटेंट ऑफ द डाउनग्रेड भी ज्यादा होगा। उनको एक नॉच कम करेंगे तो इनको दो नॉच कम कर देंगे, कभी बार इनको कुछ भी नहीं करेंगे बट इनको एक नॉच कम कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाउनग्रेड एज वेल एज द हायर साइज ऑफ द डाउनग्रेड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। फिर बात क्या है? ये देखिए, प्रो साइक्लिसिटी की बात क्या है? रेटिंग अपग्रेड्स takes after the market rallies and downgrades takes after the downturns। जब मार्केट अच्छा कर रही है किसी भी कंट्री का, तो आपने कह दिया हाँ 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 बहुत अच्छी बात, और जब वो डाउन टर्न पे आ गया तो आपने तुरंत उसकी रेटिंग गिरा दी। ये गलत बात है। क्यों? वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, रादर रेटिंग्स को क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए? रेटिंग्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ना कि ये साइक्लिसिटी। भाई ये देखो ना कंट्री के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंट्री में कितना डेप्थ है, कितना फिस्कल डेफिसिट है, इन्फ्लेशन कितना मेंटेन है, ये सब बातें देखो, फॉरेन रिजर्व कितना है। पर ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? साइक्लिसिटी पे। नहीं, गलत बात। वो कहते हैं कि भाई ऐसा होने की वजह से जब आप सोवरेन रेटिंग को कम करते हो तो इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा फील होता है कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि कॉर्पोरेट जब जाते हैं फॉरेन में पैसा लेने तो उनपे भी वही इंपैक्ट आता है। जब आपकी कंट्री की इमेज खराब है तो उस कंट्री का कॉर्पोरेट भी बाहर पैसा लेने जाएगा तो उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द सोवरेन सीलिंग डॉक्ट्राइन, कि भाई कंट्री से ज्यादा ही आपको देना है इंटरेस्ट, तो वो कॉर्पोरेट्स को भी इंपैक्ट डालता है। ठीक, लास्टली, द एविडेंस that CRA give higher rating to the developed countries regardless of their macroeconomic fundamental।
डेवलप्ड कंट्रीज को अच्छी रेटिंग मिलेगी चाहे उसके फंडामेंटल कैसे भी हो। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका इटली है। इटली के फंडामेंटल एक टाइम पे इतने खराब थे पर उनकी रेटिंग बहुत जबरदस्त थी। एंड एट द सेम टाइम इंडिया एंड चाइना के फंडामेंटल्स अच्छे थे बट फिर भी उनकी रेटिंग काफी पुअर थी। दिस इज वेयर इंडिया एंड चाइना आर सेम, थोड़ा थोड़ा कॉपरेशन करते हैं इस चीज पे। तो they suggest that macroeconomic fundamentals should be the core importance in assigning the sovereign rating agency since they indicate the ability and the willingness of the countries to pay. इसके बाद और भी बातें हैं, इसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा। वो कहते हैं कि सोवरेन क्रेडिट एजेंसी में दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्टिव चीज होती है और एक ऑब्जेक्टिव चीज होती है। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है पर सब्जेक्टिव चीज की वजह से ही जो बायस आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि वी नीड टू फोकस ऑन द सजेशन क्या दिया गया है। In the light of our finding, we suggest the credit rating agency should be stripped of their regulatory powers and be transferred to an international body. The rating agency should be forced to substantially increase transparency, including separate breakdown of objective and subjective components, minutes of the rating committees, and the voting records. तो ये सब आप जो मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं इनको एक लिस्ट बना लीजिएगा और रेटिंग एजेंसी पे क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने GS3 में। और उसके जो वे फॉरवर्ड्स हैं उसमें आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। कोर्ट इकोनॉमिक सर्वे को भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि सोवरेन क्रेडिट एजेंसी होती क्या है। दूसरी बात, भारत के लिए इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए वो बायस क्यों है। और तीसरी बात कि ये लिटरेचर से शो करता है इकोनॉमिक सर्वे कि हाँ भाई देखो 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 ये लिटरेचर भी कह रहे हैं कि इनके साथ ये गड़बड़ियां हैं। अब आते हैं थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक। अगर हम हिस्ट्री देखें रेटिंग्स की तो भारत की रेटिंग यहां पे देखिए कम हुई, यहां पे कम हुई, यहां पे कम हुई। उसके बाद भारत इकोनॉमी का गोल्डन फेज आप देखिए 2003 से लेके 2007 8 10 तक। यहां पे क्या है, हर जगह क्रेडिट हर एजेंसी ने अपने आप को अप किया भारत की। अगर हम केवल मूडीज की बात करें तो ये देखिए 2017 में जो मैं बता रहा था कि अप की थी भारत की क्रेडिट रेटिंग और अभी 2020 में फिर उठा के कम कर दी। ठीक, यहां पे क्यों हुआ था, यहां पे पोखरण की वजह से हुआ था। पोखरण जो हमने किया था 1998 में उसकी वजह से हमें थोड़ा सैंक्शंस झेलने पड़े, उसकी वजह से यहाँ पे हमारी रेटिंग डाउनग्रेड हुई। और उसके बाद यहाँ पे जब इंडियन इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया UPA 1 में, तो बिफोर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने हिट किया तो हमें अच्छा मिला, तब हमें सारी रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड कर दिया। ठीक है, अगर हम मूडीज की बात करें स्पेसिफिकली तो इकोनॉमिक सर्वे ने सबके रीजंस भी लिखे हैं, कोई हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पर आप देखेंगे कि जो अपग्रेड हुआ है कहाँ पे हुआ था, नवंबर 17 में, और जो डाउनग्रेड हुआ है वो जून 20 में। जो मैं आपको बता रहा था 1998 में ये क्यों हुआ था, ये आफ्टर द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हुए थे। बाकी आप पढ़ सकते हैं कि इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है। देखिए, रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, रेजिलियंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, राइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी क्यों हुआ, मोदी सरकार के आने के बाद बिजनेस ग्रोथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ये सब। तो ये मूडी के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने, जो ऑफिशियल रीजंस कोट करता है मूडी भी जब ऊपर या नीचे करता है, तो उन रीजंस को समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे में सबके लिए है, S&P एंड फिच के लिए, बट ये स्पेसिफिक टू मूडी है क्योंकि उन्होंने ही ये कांड किया है यहाँ पे। चलिए, और बात करता है इकोनॉमिक सर्वे, कहता है कि अब अगर आप ये देखिए हमारी जो एनुअल ग्रोथ 6% से ज्यादा हुई है यहाँ पे 1991 से, अगर आप 2007 तक देखें, ठीक, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि कई लोगों ने हमें इसके बाद अब किया है, जैसे फिच कह लीजिए या S&P कह लीजिए। यहां तक हमें क्यों नहीं किया गया जबकि हमारी एनुअल ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा थी, फिर भी हमारा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसमें थी, स्पेकुलेटिव में थी, ना कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। तो ये भी दिखाता है भारत के लिए बायस। अब बात आती है क्या ऐसा है, रियली में ऐसा है कि हमारी सोवरेन रेटिंग हमारे फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करती है। फिर वो आत्मचिंतन करता है इकोनॉमिक सर्वे, इज इट रियली दैट आवर फंडामेंटल्स आर सो वीक दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमें इतना पुअरली रेट किया है। आफ्टर सो मच एनालिसिस इट कम्स एट अ रिसाउंडिंग साउंड, नो, ऐसा नहीं है। वी हैव अ वेरी गुड फंडामेंटल्स एंड इट इज द इनहेरेंट बायस इन दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जहां पे ये इशू है। जैसे कि अब वो कई सारे ग्राफ बनाएगा, बहुत ग्राफ है, GDP ग्रोथ कंपेयर करेगा, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट डेट, प्राइमरी बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कंट्रोल ऑफ करप्शन, रूल ऑफ लॉ, ये वो खूब सारे इंडेक्स बनाएगा, खूब बताएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं,
अब जैसे कि बहुत सारे ग्राफ हर पैरामीटर के लिए बना है, जैसे ये एक पैरामीटर देखते हैं, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एंड द जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट है इधर नीचे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे एवरेज रेटिंग, कि किसकी जीडीपी ग्रोथ पे कितनी रेटिंग होनी चाहिए थी। ठीक, भारत को देखिए, आउटलायर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस ग्राफ को जनरली कंट्रीज फॉलो कर रही हैं कि भाई अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है तो आपकी रेटिंग इतनी होगी। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट तो ज्यादा है पर उसकी एवरेज रेटिंग देखिए कितनी कम है। सिमिलरली आप सीपीआई इन्फ्लेशन में देखिए, भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन यहां है बट एवरेज रेटिंग यहां है। तो ये दिखाता है कि भारत कितना आउटलायर है, ये बायस है, ये कॉमन लाइन है जो बाकी कंट्रीज में फिट होती है बट इंडिया पे ये फिट नहीं होती है। तो इंडिया को ये बराबर से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली आप और देखिए, हर जगह इंडिया निगेटिव आउटलायर मिलेगा। गवर्नमेंट डेट को देख लीजिए, गवर्नमेंट डेट और रेटिंग को देख लीजिए, आप साइक्लिकली एडजस्ट प्राइमरी बैलेंस किसी भी चीज को आप देख लीजिए तो इंडिया हमेशा आउटलायर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से वो इकोनॉमिक सर्वे शो करता है कि भाई ये तो दिखाता है कि हमारे ऊपर ये क्या हो रहा है, अत्याचार। ही आप सारे ग्राफ देख लीजिए, तो इन सबको आपको और कुछ नहीं करना, बट आप जस्ट यू कैन ऑब्जर्व इट। अब इकोनॉमिक सर्वे कहता है ये तो प्रेजेंट में है, क्या पास्ट में भी ऐसा था? व्हाट अबाउट द पास्ट? इकोनॉमिक सर्वे फिर पास्ट की एनालिसिस करता है। ये देखिए भारत की पोजीशन 2015 में, 2005 में, 2010 में, 2000 में, 2020 में। ये कहता है ये अभी की कहानी नहीं है, ये हमेशा की ही कहानी है। इट इज अबाउट इन द पास्ट एज वेल। ये ऐसा नहीं कि अभी की हम आपको बात कर रहे हैं, इट्स द बायस हैज एग्जिस्टेड इन द पास्ट ऑल्सो। हमारे हिसाब से जितना हमें उसके लिए ड्यू मिलना चाहिए, हमें उसके हिसाब से कभी उसका ड्यू नहीं मिला। ठीक, फिर अगली बात आती है, डज इंडिया सोवरेन क्रेडिट एजेंसी रिफ्लेक्ट इट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे? क्या अब वो कहते हैं कि भाई हमारी ये सोवरेन रेटिंग एजेंसी काफी पुअर है, यस मतलब दे रखी है उन्होंने, तो क्या ये दिखाता है कि हम पे नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पे? वो भी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है भारत ने कभी डिफॉल्ट किया ही नहीं। ये देखिए भारत बिल्कुल जीरो पे है नंबर ऑफ डिफॉल्ट, और रेटिंग एजेंसी देखिए भारत ने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, तब भी उसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहां होनी चाहिए थी बट वो यहां पे है। सिमिलरली नंबर ऑफ ईयर सिंस डिफॉल्ट, चूंकि हम जीरो पे हैं तब भी हमारा यहां होना चाहिए था पर हम यहां पे हैं। तो ये भी शो नहीं करता कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हमने आज तक कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया। तो बिकॉज वी हैव जीरो सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। India's ability to pay can be gauged not only by extremely low foreign currency denominated debt, जो हम पढ़ चुके हैं, sovereign, but also by the comfortable size of its forex reserve that can pay for short-term debt of private sector as well as the entire stock of the India's sovereign and non-sovereign external debt। भारत का जितना भी डेट है, टोटल डेट भी हम क्रॉस अपने फॉरेक्स रिजर्व से पे कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारा भी फॉरेक्स रिजर्व देखिए 584 पहुंच चुका है। इतना फॉरेक्स रिजर्व होने के बाद भी हमारी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हमारी क्रेडिट रेटिंग इतनी पुअर है। फिर वो कहता है कि भाई ये बात कि हमारा शॉर्ट टर्म डेट हम पे कर सकते हैं और ये सब हमारे फॉरेक्स रिजर्व से हम इतना कुछ पे कर सकते हैं। अब अगली बात आती है, अभी तक क्या एस्टैब्लिश किया इकोनॉमिक सर्वे ने? अभी तक ये एस्टैब्लिश किया कि यस दे आर बायस्ड, नो दे डोंट रिफ्लेक्ट आवर फंडामेंटल्स, they don't reflect our ability to pay। इसका मतलब कि सब गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन वो करते हैं, बट व्हाट इज द इम्पैक्ट, इतनी पुअर रेटिंग का इम्पैक्ट क्या है भारत पे, इंडिया पे? अब इम्पैक्ट कैन बी सीन, वो कहते हैं इम्पैक्ट दो चीजों पे देखा जा सकता है। फर्स्ट, फंडामेंटल्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। व्हाई? when the ratings are not reflecting the fundamentals, जब रेटिंग कोई फंडामेंटल से फर्क नहीं पड़ रहा तो फंडामेंटल को भी रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए, अंडरस्टैंड दिस। when the ratings do not reflect the fundamentals, भारत के फंडामेंटल मजबूत हैं बट रेटिंग उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो अगर रेटिंग ऊपर नीचे होगी तो फंडामेंटल्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। दिस इकोनॉमिक सर्वे वांट्स यू टू शो। नेक्स्ट, बट ऐसी कुछ चीजें हैं जो रेटिंग पे डिपेंड करती हैं, जैसे एफपीआई और एफडीआई फ्लोज। कहता है हाँ भाई उससे फर्क पड़ता है। ठीक, देन इकोनॉमिक सर्वे सेज कि भाई
as ratings do not capture fundamental, it comes as a no surprise that past episodes of sovereign credit agency have not had major adverse impact on the selected indicators. अब वो बताता है, ये देखिए, वो कहता है आप, वो कई चीजों के एनालिसिस करता है, हमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहता है आप सेंसेक्स पे देख लीजिए, एक्सचेंज रेट देख लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड देख लीजिए और एफपीआई फ्लोज देख लीजिए। ये बताता है उस केस में जब हमको प्रमोट किया गया स्पेकुलेटिव ग्रेड से, वी आर प्रमोटेड फ्रॉम स्पेकुलेटिव ग्रेड टू इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब कि अच्छी बात। वो कहता है कि शॉर्ट टर्म में देखिए आप, कोई फर्क शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहीं पे भी देख लो, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, ये इतना फर्क है, कोई बहुत, ये बहुत सब्सटैंशियल फर्क नहीं है, ठीक। बट आप यहां देखिए इक्विटी एफपीआई और एफडी, एफपीआई पे देखिए, इक्विटी में देखिए 717%, डेट में 1655%, मतलब कि इतना इंपैक्ट आया, ठीक। जब हम आए स्पेकुलेटिव से इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे, हमें अपग्रेड किया गया, अच्छी बात है। फिर आप देखिए जब हमें डाउनग्रेड किया गया इन्वेस्टमेंट ग्रेड से स्पेकुलेटिव ग्रेड की तरफ, डाउनग्रेड की गई, तब भी इंपैक्ट आया, लेकिन बहुत कम, कोई बहुत खास इंपैक्ट नहीं आया। बट आप यहां इंपैक्ट देखिए, इंपैक्ट हियर ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब यह है कि आपके क्रेडिट रेटिंग की वजह से आपके एफपीआई के इनफ्लोज पे फर्क पड़ा है, ठीक है। चलिए अगली बार फिर वही इकोनॉमिक सर्वे डिफेंड पे आ जाता है। वो कहता है कि भाई जब भी हमारा क्रेडिट रेटिंग ऊपर नीचे हुई है तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को क्या वो दिखाती है? तो वो एग्जांपल देते हैं, ये देखिए कि हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेट यहां पे देखिए हुई है, देयर इज नो क्लियर पैटर्न बिटवीन चेंज इन द जीडीपी ग्रोथ एंड द सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वो कहते हैं ये देखिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.9, 3.8 से 7.9 हुआ तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या फिर ये देखिए हमारी जीडीपी ग्रोथ यहां से कम हुई 4.8 से 3.8%, बट फिर भी हमारा क्या हुआ, हमारी सोवरेन रेटिंग इंप्रूव हुई। हमारी जीडीपी ग्रोथ देखिए यहां से कम हुई, बट फिर भी हमारी सोवरेन रेटिंग इंप्रूव हुई। जो ग्रीन है मतलब सोवरेन रेटिंग हैज इंप्रूव्ड, अपग्रेड हुई है, ठीक। अब आप ये देख लीजिए इक्वल है तब भी अपग्रेड हुई है, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं दिखता है यहाँ पे। सिमिलरली कोरिलेशन वो यहाँ पे भी कहते हैं कि जब हमने फिस्कल डेफिसिट, ये देखिए हमारा फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे क्या होता जा रहा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट जब मान लीजिए ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उससे भी कोई रिलेशन नहीं है। सो देखिए ऑल सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपग्रेड्स इन द ईयर दैट विटनेस लोअर फिस्कल डेफिसिट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, तो हमारा सोवरेन रेटिंग एजेंसीज ने उसको रिफ्लेक्ट किया है, ठीक। फिर यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि पैटर्न नहीं क्लियर है यहाँ पे भी क्रेडिट करंट अकाउंट डेफिसिट का और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। कुल मिला के कहने की बात यह है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। हाँ फिजिकल डेफिसिट में थोड़ा पैटर्न दिख जरूर रहा है, पर आप चाहे अपना करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, चाहे जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, पैटर्न नहीं दिख रहा है। चलिए फाइनल कंक्लूजन ये है जो आपको समझना है, अभी तक की केवल कहानी थी, कंक्लूजन्स बस ये हैं, अब आप इन्हीं को ध्यान रखना है। पहला, there is evidence of a systematic under assessment of India's fundamental। भारत के फंडामेंटल को लेके एक सिस्टमैटिक अंडर असेसमेंट है, पहली बात, और ये आज नहीं है, पिछले 2 डिकेड से, 20 साल से। दूसरी बात, इसलिए भारत की फिस्कल पॉलिसी को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, नॉट रिमेन beholden to the noisy and biased nature measure of the India's fundamental and should instead reflect on the Guru Rabindranath Tagore sentiments of a mind without fear। सबसे पहले उनकी पोएम थी, आपने देखा होगा अगर, जो चैप्टर के नीचे का कोट है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का है। In other words, India's fiscal policy should be guided by the consideration of growth and development rather than restrained by the bias and the subjective sovereign ratings। जो bias है उससे हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। They do not reflect Indian economy's fundamental, noisy, opaque and biased rating damage the FPI flows। ये बात जरूर है कि हाँ भाई वो FPI flows को डैमेज जरूर करती हैं, इसलिए इनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट और लेस सब्जेक्टिव होना चाहिए।
एंड डेवलपिंग कंट्रीज को साथ में आना चाहिए टू एड्रेस द बायस एंड सब्जेक्टिविटी इनहेरेंट इन द सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू प्रिवेंट द एक्सरबेशन ऑफ द क्राइसिस इन द फ्यूचर, ताकि और क्राइसिस ना बढ़े। ठीक। Pro-cyclic nature of the credit rating agency and its potential adverse impact on the economy, especially low-rated developing countries, must be addressed, जो भारत ने रेज किया है एट दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन G20। ठीक, तो यहीं पे आपकी बात खत्म होती है। उसके बाद आप अपना जब जीएस का आंसर लिखें तो आप ब्रिक्स की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का एग्जांपल दे सकते हैं कि हम यहाँ पे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो क्या करेंगी, डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से काम करेंगी। अच्छा, इस चीज को आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय द, और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस आर डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न मॉडल एंड द डेवलपिंग मॉडल या साउथ मॉडल को अब आना चाहिए, वहां पे भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। चाहे वो प्रीवियस चैप्टर की बात हो जहां ग्रोथ और डेट सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, चाहे वो इस चैप्टर की बात हो। दोनों ही चैप्टर में अगर आप देखें कि कॉन्करेंस क्या निकल के आ रही है कि हर चीज जो वेस्टर्न मॉडल है वो काफी बायस्ड है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, और उसको वो एविडेंस के साथ शो कर रहा है और इकोनॉमिक सर्वे शो कर रहा है। तो आप इस चीज को बिल्कुल स्टैब्लिश कर सकते हैं कि भाई ये बातें गलत हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर नंबर 3 इन योर वॉल्यूम 1। अब थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको हम वॉल्यूम 2 में डिस्कस करते हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में। इसकी भी मैं एसेंस दे देता हूं, आपको समझा देता हूं इसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, कोविड-19 का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है आपके एक्सटर्नल सेक्टर पर, इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे और ये वो। तो आपको दो तीन चीजों पे याद रखना है कि किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ रजिस्टर की गई है। ठीक, हर साल आपको ये तो याद रखना ही होता है कि सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किन कंट्रीज से कर रहे हैं। सॉरी, तो किन कंट्रीज से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, 17 साल में पहली बार वी विल रजिस्टर अ करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये क्या चीज है, करंट अकाउंट सरप्लस। चलिए, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने ढंग से पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट साइड और कैपिटल अकाउंट साइड। ठीक है, करंट अकाउंट साइड पे क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, और तीसरा क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स और इनकम होते हैं, है ना। कैपिटल अकाउंट साइड में क्या होता है, एफडीआई, एफपीआई, जो भारत का डेट होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और गवर्नमेंट का डेट, और तीसरा एफसीएनआर अकाउंट। तो वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा एक चार्ट बनता है। तो वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, नहीं हो तो एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इस चैप्टर के साथ। चलिए, तो पहले तो कुछ फैक्चुअल बातें कि भाई ग्लोबल ट्रेड में ऑब्वियसली श्रिंक आया है। एक डेटा आपको याद रखना चाहिए कि 9.2% डब्ल्यूटीओ के अनुसार वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड 9.2% से श्रिंक करेगा 2020 में। तो एक डेटा याद रख लिया, कहीं पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, 9.2% से श्रिंक करेगा, फिर ऊपर बाद में ग्रो करेगा, जरूर करेगा, बिकॉज वो बेस कम हो गया तो फिर ज्यादा ग्रोथ दिखेगी हमें। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें सबसे टॉप पे क्या पहुंचा है अभी, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स। तो इसमें आप देखें तो 9 बिलियन यूएस डॉलर से 10.7 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा ट्रेड बैलेंस है। हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए हैं, और एक्सपोर्ट्स काफी सब्सटैंशियल अमाउंट में इंप्रूव हुए हैं। ठीक, तो हमारा ट्रेड बैलेंस बहुत ज्यादा है इसमें, किसमें, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल में। ट्रेड बैलेंस मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसको दिखाते हुए ही इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया में क्या हो सकती है, इंडिया कैन बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए उन्होंने पूरा बॉक्स दिया है। तो आप इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में प्रॉपरली कि इंडिया एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। GS1 में ज्योग्राफी में लोकेशन फैक्टर में आप इसको क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद सिमिलरली अगर आप ट्रेड बैलेंस निगेटिव में देखें, जहां इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, जहां पे हमारे यहाँ पे क्या है, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है। कहाँ फेवरेबल है, मतलब कहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखिए, तो एक्सपोर्ट्स भी कम हुए और इंपोर्ट्स भी कम हुए, बट ओवरऑल हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए,
उसके बाद अगर आप ये देखें, हमारा जहां पे अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस है, सबसे ज्यादा कहां होगा? क्रूड ऑयल, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट ये वैल्यू काफी कम हुई। यहाँ पे ये देखिए, $68 बिलियन से $31 बिलियन। तो ये हमें क्या हुआ? हमें इंपोर्ट में कम पैसे देने पड़े। तो ये क्या होगा? हमें क्या ले जाएगा? ये करंट अकाउंट सरप्लस की तरफ, क्योंकि करंट अकाउंट में डेफिसिट मेन किसकी वजह से होता था? क्योंकि हमें क्रूड ऑयल का काफी पैसे देने पड़ते थे, बट चूंकि वो इतना हमें 30 करीब 68 माइनस कितना हो गया? 0.6 और सॉरी 7 और 3 $37 बिलियन का अराउंड हमें यहाँ पे सरप्लस यही मिल गया, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से हमने करंट अकाउंट सरप्लस रजिस्टर किया है, या करेंगे, अभी खत्म होगा मार्च तब तक। अगर हम ट्रेड बैलेंस बाकी कंट्री से कंपैरिजन करें, मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस को, तो सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड बैलेंस सबसे ज्यादा किसके साथ है? यूएसए के साथ। याद रखना है आपको, 15% $15 बिलियन का करीब करीब, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान थे कि भाई इंडिया के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस कितना ज्यादा है। उसके बाद इंप्रूव भी हुआ है, देखिए $10.5 बिलियन से $15 बिलियन। सिमिलरली चाइना के साथ भी इंप्रूव हुआ है, पहले माइनस में 35 था, माइनस में 25 है। निगेटिव है, हम चाइना को ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, पर वो इंपोर्ट कम हुआ है $25 बिलियन से। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि भाई यूएसए और चाइना से हमारा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है, क्योंकि ये लाइंस में इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, इसलिए आई एम हाईलाइटिंग दीज थिंग्स। अब अगर इस चार्ट की बात करें, ये चार्ट किस चीज का है? आपके एक्सपोर्ट कमोडिटीज का बताने के लिए। तो हमारी एक्सपोर्ट कमोडिटी आप देखें तो 13% से 8% हो गई क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और ड्रग फॉर्मुलेशंस अगर आप देखें तो 5% से हमारे एक्सपोर्ट बास्केट में 7.1% हो गया ड्रग्स फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स। पर्ल्स को देखें, पर्ल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये क्या हो गया? कम हो गया 7 से 5.5%। ठीक, तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो ये तीन चीजें इकोनॉमिक सर्वे भी मेंशन करता है, ये तीन चीजें आप देख लीजिएगा, इनकी वैल्यूज और ये सब। डेटा कोई नहीं याद करना है, डेटा केवल आप फार्मेसी वाला याद करके रखिए, दैट्स विल बी मोर देन इनफ। उसको बाद में भी इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट किसको करते हैं? यूएसए को करते हैं। आप अगर 2020 का डेटा देखें तो 18, ठीक, परसेंटेज। देन चाइना, देन हम यूएई, ठीक। सो यहाँ पे क्या हुआ? यूएई पहले नंबर 2 पे था, 9.3 पहले, अब वो चाइना नंबर 3 पे हो गया। तो यूएसए, चाइना, देन यूएई, फिर हांगकांग, फिर सिंगापुर, ठीक। ये है हमारे एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन। इंपोर्ट्स की बात करें, बहुत फैक्चुअल बातें हैं। इंपोर्ट्स की बात करें तो एक नई एंट्री इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ये देखिए 3% के साथ 2020 में नई एंट्री मारी है इसने, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स ने। क्यों? बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम। सबको ये चाहिए, राइटिंग पैड चाहिए, सबको वेबकैम चाहिए, सबको स्पीकर चाहिए, तो वो उसकी एंट्री हुई है। तो हमने इंपोर्ट काफी किया है ये बाहर से, ठीक है। तो ये एक नई एंट्री हुई है टॉप 10 के अंदर 2020 में। उसके अलावा आपको इतना कोई डेटा इसमें याद नहीं रखना है। फिर हम बात करें हमारा टोटल इंपोर्ट सोर्सेस की बात करें, इंपोर्ट के सोर्सिंग की, सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कहां से करेंगे? चाइना से। उसके बाद हम करेंगे यूएसए से, फिर यूएई से। तो ये टॉप 3 कंट्रीज को आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कौन है? यूएसए, देन चाइना, यूएई। इंपोर्ट में सबसे ज्यादा चाइना, फिर यूएसए, फिर यूएई, ठीक। चलिए, अब अगर आप देखें करंट अकाउंट बैलेंस, तो Q4 में, मतलब आपके 2019 2020 के, मतलब समझिए इसको ऐसे, अप्रैल 19 से मार्च 20, ठीक। और यहां से क्या शुरू हो रहा है आपका? अप्रैल 20 से मार्च 21 जो भी चल रहा है। तो इसका लास्ट जो क्वार्टर है, आखिरी क्वार्टर, आखिरी 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें भारत ने क्या एक्सपीरियंस किया? इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करंट अकाउंट सरप्लस। ये देखिए आपका नेट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स निगेटिव, हमारे ये हमेशा निगेटिव रहते हैं। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं गुड्स में, और एक्सपोर्ट्स कम करते हैं पेट्रोल की वजह से, ठीक। हमारा ये देखिए नेट ट्रांसफर्स क्या होता है? निगेटिव है।
हमारा नेट सर्विसेज हमेशा पॉजिटिव रहता है, और हमारी ये क्या है, ये नेट इनकम है, और ये नेट ट्रांसफर्स हैं, ये पॉजिटिव है, रिमिटेंसेस वगैरह, नेट इनकम बाहर जाती है, बिकॉज एफडीआई वगैरह इतना ज्यादा है भारत में, तो नेट इनकम इंडिया से बाहर जाती है, ठीक है। बट यहां पे क्या हुआ कि ऊपर वाली पिलर छोटी है, बड़ी है नीचे वाली पिलर से। तो हमारा Q4 में ही क्या हुआ था, पिछले फाइनेंशियल ईयर के, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस। बट अगर पूरे साल को मिलाया जाए तो वो क्या था, करंट अकाउंट डेफिसिट ही था। पर इस साल देखिए जाए, इस साल देखिए आप, पहला Q1 और Q2, हर वैल्यू कम हुई। आप ये देख रहे हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं ओवरऑल, बट इंपोर्ट्स काफी कम हुए हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं बट इंपोर्ट ज्यादा कम हुए हैं, क्रूड ऑयल में स्पेशली। इसलिए हमारा क्या हुआ, सर्विस सेक्टर रेजिलियंट बना हुआ है। सर्विस सेक्टर देखिए, क्योंकि उस पर पैंडेमिक का इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ, स्पेशली जो हम सर्विस बाहर ट्रांसफर करते थे, ठीक। और रिमिटेंसेस भी कम हुए पर अच्छे बने हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें यहां पे भी करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिल रहा है। ऊपर वाली बिल्डिंग नीचे वाली बिल्डिंग से क्या है, बड़ी है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2020 ईयर में, 2020-21 में वी विल रजिस्टर करंट अकाउंट सरप्लस फॉर फर्स्ट टाइम इन द 17 ईयर्स, पूरे साल भर में, ठीक। ये देखिए H1 मतलब हाफ वन, मतलब 2 क्वार्टर, Q1 प्लस Q2। Steep contraction in the merchandise imports and the lower outgo of the travel services led to a sharper fall in the current payments than the current receipts, leading to surplus हुआ। Given the trend in the imports of goods and services, it is expected that India will end an annual current account surplus of at least 2% of GDP after a period of the 17 years. तो भाई 17 साल में हम एक करंट अकाउंट सरप्लस मेंटेन करेंगे। अच्छा, करंट अकाउंट सरप्लस तो मेंटेन करेंगे, ठीक है, पर डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली जिनके पास क्रूड ऑयल नहीं होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहती हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज उनको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो मेंटेन करती हैं दूसरी जगह से एफडीआई को अट्रैक्ट करके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके। तो वो बैलेंस कर लेती हैं करंट अकाउंट और इधर कैपिटल अकाउंट, ठीक। बट जब सरप्लस है तो और भी अच्छी बात है। ये देखिए आपका एफडीआई भी यहाँ पे निगेटिव हुआ फर्स्ट क्वार्टर में, बट सेकंड क्वार्टर में इंप्रूव हुआ। इन डेटास की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इतना याद रखना है। हाँ, सेकंड क्वार्टर में एफडीआई भी इंप्रूव हुआ, और ये देखिए आपका Q1 में आपका एफडीआई आया, मतलब ओवरऑल ये निगेटिव ही है, बट उसके बाद देखिए फिर ये भी एफपीआई भी इंक्रीज हुआ। सो आपका करंट अकाउंट में भी सरप्लस है, कैपिटल में इंडिया का हमेशा सरप्लस रहता ही है। तो इन सबको मिला के क्या हुआ, भारत का बीओपी क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हुआ। मतलब टोटल डॉलर का भारत में क्या आएगा, इनफ्लो आएगा। भारत में टोटल इंडिया में डॉलर अंदर आएगा। डॉलर अंदर आएगा मतलब डॉलर की सप्लाई ज्यादा हुई। डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, डॉलर कमजोर होगा और रुपी क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा, ठीक। ये हुआ टोटल मार्केट डायनेमिक्स, ठीक। अब देखिए तो हमें क्या हुआ, बीओपी सरप्लस हुआ। तो बीओपी सरप्लस होने का ये इंप्लीकेशन है। अब आरबीआई के पास दो चॉइस हैं, ये आप पढ़ चुके हैं स्टेरलाइजेशन के ऑपरेशन में, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सी आइडिया है कि रुपी एप्रिशिएट होना भी बुरा है। तो आरबीआई के पास एक ऑप्शन है कि चलो रुपी को एप्रिशिएट होने दो, या डॉलर खरीद लो, बाई डॉलर एंड इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व। तो जो सो कॉल्ड इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज बीन इन सरप्लस। तो आरबीआई ने क्या डिसाइड किया, नो वी विल नॉट लेट दिस हैपन, वी विल डू दिस। इकोनॉमिक सर्वे इस बात को एक्नॉलेज करता है। Faced with the BOP surplus, RBI is faced with two options: absorb the capital and accumulate more forex reserve, or let the rupee appreciate. RBI chose to intervene in the forex market, accumulate reserves, and prevented the one-sided appreciation of the rupee. पर जब आप रुपी को रोकोगे, जब आपने डॉलर खरीदे, है ना, when the RBI has bought the dollars, then उसको रुपी सप्लाई करने पड़ेंगे मार्केट में। तो मार्केट में क्या होगा, रुपी का वैल्यू बढ़ेगा, रुपी की इंक्रीज होगा, और उससे क्या आने की उम्मीद है, इन्फ्लेशन।
अभी आरबीआई इसीलिए एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि इंडिया में अभी हाई लेवल ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन है। इसलिए कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया इज करेंटली इनटू अ फेज ऑफ द स्टैगफ्लेशन। इंडिया किस फेज में है? ये एक नया टॉपिक है, इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को नहीं मेंशन किया है, ना माना है कि भारत स्टैगफ्लेशन फेस कर रहा है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? दैट इज स्टैग्नेशन, की ग्रोथ भी कम है, 7.7% से हम ओवरऑल गिरेंगे, प्लस इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉक्स। तो स्टैगफ्लेशन से लड़ना अपने आप में एक चुनौती है, जिसको हम यहाँ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्टैगफ्लेशन आप कॉन्सेप्ट वाइज आपने पढ़ा भी होगा, और अभी ये भी बात चल रही है कि इंडिया में भी स्टैगफ्लेशन है। इसको हम कभी और किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, या एक कॉमन जेनरिक सेशन हम बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, बट इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज पर डिस्कशन नहीं है। चलिए, लास्ट बात क्या करता है इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे फिर भी कहता है कि भाई जो आप इतना खुश हो रहे हो कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है और आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, तो इतने खुश मत हो। क्यों? बिकॉज राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव लार्जली बीन ड्यू टू द करंट अकाउंट सरप्लस। और वो क्यों है? इसलिए नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है, नहीं, रादर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा कम हुए हैं एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट ज्यादा कम हुए हैं और एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। हमें अभी भी फोकस उसी चीज पे करना है। किस चीज पे? ईज ऑफ एक्सपोर्ट्स पे, ईज ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट्स। तो हमने जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, इस पे हम एक अलग थीम लेंगे पूरी, कि हमें जो एक्सपोर्ट्स ड्रिवन इकोनॉमी बनानी है, उसको हमें अगर बनाए रखना है, अगर हमें अपने एक्सटर्नल सेक्टर को हेल्दी रखना है, तो हमें क्या करना होगा? एक्सपोर्ट्स को पुश करते रहना होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए वो कई सारी स्कीम देता है, उसके बाद जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रखे हैं उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ आपका वॉल्यूम 2 भी फिनिश हुआ। एक बॉक्स है, उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड पे है, कुछ फैक्ट्स पहले दिए हुए हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिहाइंड चाइना एंड इटली। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आपको परेशान कर सकता है कि चाइना और इटली के बाद इंडिया है। फिर इंडिया हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इट शेयर, ये अच्छी बात है, 1.4 से 2.6% हुआ है ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट्स में। 11th पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ द शेयर इन द वर्ल्ड फार्मा एक्सपोर्ट्स, ये भी ठीक है। पोटेंशियल बहुत है क्योंकि पूरी मार्केट 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी और भारत के पास पोटेंशियल है करीब बिलियंस में जाने का। हमारे पास रॉ मटेरियल भी अच्छे अवेलेबल हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स भी है, तो हम इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। इंडिया के पास बहुत सारे फार्मा प्लांट हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स के हैं। दिस इज ऑल इकोनॉमिक सर्विसेज। बट चैलेंज भी है। चैलेंज, व्हाट इज द चैलेंज? दैट आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड द की स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर विच वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो कटोच कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने कई दिन पहले, एक कई 2-3 साल पहले, तो उसने दैट हाईलाइटेड द सेम थिंग दैट वी नीड टू हैव द फार्मा आपके बल्क ड्रग्स होने चाहिए, बल्क ड्रग पार्क्स होने चाहिए to improve the manufacturing in India, and that should be in a cluster based. ठीक, and this is how we need to focus on improving our pharmaceutical industry. इसके बाद और भी कहता है कि there is an excessive dependence on the exports on the USA and generics. So excessive focus generic पे भी नहीं रखना है और केवल कंट्री पे भी नहीं रखना है, तो वो भी इंप्रूव करना है। ठीक, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दैट वी हैव डिस्कस इन द वेरी फर्स्ट सेशन हमने डिस्कस किया था, उसमें एक फार्मास्यूटिकल की बात है, बल्क ड्रग पार्क्स एंड मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। रिकमेंडेशंस 3 दिए हैं इन्होंने कि दैट ब्रॉडन द बेस इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एज वेल एज प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक, देन रीस्ट्रक्चर द करंट रेगुलेटरी सिस्टम एंड बिल्ड कैपेसिटी एट वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड ग्रेटर R&D करना है। सो वेल डिफाइंड कंटेंट है इन द इकोनॉमिक सर्वे। यूज द कंटेंट एंड GS3 में और GS2 में और GS1 में यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड with respect to location factor in GS1, with respect to economy in GS2, with respect to health sector in GS2 and with respect to policy GS3। तो हर GS पेपर में आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली तीनों में से एक में, बट स्कोप तैयार करना है। इट विल बी अ गुड टॉपिक।
So with this we finish our session. Second part I know थोड़ा factual ज़्यादा है, पर उतना ही important भी है, उतना ही important है जितना डिस्कस किया गया है. So कुछ कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं. इंडियन फिजिकल पॉलिसी देयर मस्ट नॉट बी होल्डन टू द नॉइजी एंड बायस्ड मेजर ऑफ इंडियन फंडामेंटल एंड शुड इंस्टेड रिफ्लेक्ट अपॉन Guru Rabindranath Tagore sentiment of mind without fear. Nosy, opaque and biased credit rating damage FPI flows. Pro-cyclic nature of the credit agency. Evidence of the home bias. Home bias matlab for the developed countries. Then systemic underassessment of India's and fundamental India pharmacy of the world. And then emphasis on the improvement on the trade logistics. Economic survey कहता है. And the use of the digital initiatives will go a long way in enabling ease of doing exports. ठीक. सो कीवर्ड्स देखते रहिए, सेशन रिवाइज करते रहिए एंड एक स्टोरी के रूप में कीप रिमेंबरिंग एवरीथिंग. सो विद दिस वी फिनिश अवर सेशन 4 दैट इज थीम 3 एक्सटर्नल सेक्टर एंड द सोवरेन रेटिंग्स. विल कम अप विद द सेशन 5th दैट वुड बी कंसंट्रेटेड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर इज नो चैप्टर गिवन इन योर वॉल्यूम 1. वॉल्यूम 1 में कोई चैप्टर नहीं है. रादर सो फर्स्ट विल कंप्लीट दिस paper volume 1 of new year, this year economic survey. So we'll try and finish your governance first. So governance has 2 lessons in your volume 1, तो उसको हम पहले finish करेंगे, फिर हम agriculture वगैरह बाकी themes भी लेंगे. So see you all in the next session. Bye bye till now. Keep all your doubts use all your doubts in your comment box. YouTube पे आप लिख सकते हैं, we'll address it, or you can message on our Telegram group. Thank you everyone. Bye bye.